जी बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो सामने लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी, और ये आपको स्टेटमेंट भी नज़र आ रही है। आज के लेक्चर में हमने रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है सॉलिड और हॉलो सिलेंडर का। अभी हम देखते हैं किस तरह करेंगे, सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर, और हमने फाइंड करना है अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो आज हमने उसी के इर्द गिर्द सिलेंडर को घुमाकर उस सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम एक हॉलो सिलेंडर फर्ज करते हैं। ठीक हो गया। अब ये हॉलो सिलेंडर किस तरह का होगा ये मैं पहले अलग से आपको बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी इस डायग्राम की तरफ आएंगे। फ़र्ज़ कर लें कि ये है हमारे पास एक सिलेंडर। इस सिलेंडर की जो बॉडी है वो इस तरह की है कि ये अंदर से थोड़ा सा खाली है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपने ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से बना रहा हूँ। ये देखें, ये अंदर एक मैं छोटा सा खाली एक सिलेंडर बनाता हूँ। ये देखें, अब जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये सिलेंडर का अंदर वाला हिस्सा है जो एम्प्टी है। ये वाला जो हिस्सा है ये एम्प्टी है, और जिसको मैं ऑरेंज कलर में फिल कर रहा हूँ, ये वाला सिलेंडर का हिस्सा चारों तरफ से, यहाँ पर सिलेंडर का मैस है चारों तरफ। ठीक हो गया। ये है सारा का सारा सिलेंडर का मैस। अब सिलेंडर का मैस जो हमें हमारी तरफ से नज़र आ रहा है वो असल में ये भी है, ये देखें। लेकिन इसको मैं फिल इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि फिर हमें अंदर वाला जो सिलेंडर का हिस्सा है जिसे मैंने पहले खाली कहा था, वो भी ऐसा फील होगा कि उस पर भी इंक फिल कर दी गई है और हमें ऐसा लगेगा कि वो भी फिल्ड है। असल में अंदर से ये खाली है। जैसे आप इमेजिन करें एक केबल की वायर को, अगर हम केबल की वायर को अंदर से, उसके अंदर एक थिक वायर होती है, साइड्स पे बारीक बारीक वायर्स होती हैं और बिल्कुल अंदर एक्सिस पे एक थिक वायर होती है। अगर आप उस थिक वायर को निकाल दें तो जो केबल की वायर है उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी ही बन जाएगी। यानी ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये सारा खाली है और साइडों पे चारों तरफ से साइड से वो फिल्ड है। इसका जो आउटर रेडियस है, यानी अच्छा, अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो वो ये वाली लाइन होगी जो बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है, और इसके चारों तरफ सिलेंडर बिल्कुल एक जैसा है। जी ऐसा ही है। आपको इसकी समझ आ गई है? जी सर। ओके। अब सिलेंडर का जो आउटर रेडियस है, यानी इसकी ये वाली जो बाहर की वॉल है, उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री से जो डिस्टेंस है, इसे हम R2 का नाम दे देते हैं। और सिलेंडर का जो अंदर का रेडियस है, यानी जो खाली हिस्सा है, उसके रेडियस को हम R1 का नाम दे देते हैं। ठीक है। सो इनर रेडियस इज़ R1 एंड आउटर रेडियस इज़ R2, और सिलेंडर का जो मैस है वो इसी R1 और R2 के दरमियान वाले हिस्से में है, यानी इस हिस्से में, जिसे मैंने ऑरेंज कलर में फिल किया हुआ। ठीक हो गया। ओके। अब देखें जी, फ़र्ज़ करें हम सिलेंडर को घुमाते हैं एक्सिस ऑफ
सिमेट्री के इर्द गिर्द, यानी आज के लेक्चर में हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाला एक्सिस है जिस पर मैंने अभी अभी सर्कल वाला एरो लगाया है। इसके इर्द गिर्द हमने सिलेंडर को रोटेट करना है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये जो सिलेंडर होता है ना, जो अंदर से खाली होता है, थोड़ी सी जगह इसकी खाली होती है, इसे एनुलर सिलेंडर भी कह सकते हैं। सो वी हैव कंसिडर्ड एन एनुलर सिलेंडर जिसका इनर पोर्शन एम्प्टी है और इसका जो मैस है वो आउटर रीजन में मौजूद है, जिसको मैंने ऑरेंज कलर में फिल किया। करना हमने ये है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, कि हमने सिलेंडर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पहले एक छोटे से पीस का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट किया था और उसके बाद हमने इंटेग्रल ऑपरेटर अप्लाई किया था और लिमिट लगा दी थी फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। यहाँ भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस सिलेंडर की बॉडी के अंदर, यानी जो ऑरेंज कलर वाला हिस्सा है, इसमें हम एक बारीक सा एक सिलेंडर फर्श करेंगे जिसको मैं ब्लैक कलर में बना रहा हूँ। ठीक है, आपको पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? नज़र आ रहा है सबको? तो ये जो ब्लैक कलर का सिलेंडर है ये हमारा एक इमेजिनरी सिलेंडर है जो हमने मेन एनुलर सिलेंडर के अंदर एक छोटी सी स्ट्रिप की शक्ल में कंसीडर किया है। ठीक हो गया। अब ये जो मैंने ब्लैक कलर का ऑरेंज कलर के अंदर एक सिलेंडर फर्ज किया है, इसका रेडियस फर्ज करें, इसका रेडियस है स्मॉल आर और इसकी विड्थ, ये जो इसकी चौड़ाई है, इसे हम डी आर का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इस ब्लैक कलर के सिलेंडर को इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इर्द गिर्द रोटेट करेंगे और इसका रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इंटेग्रल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और लिमिट लगा देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम R1 टू R2। तो फिर हमारे पास पूरे के पूरे एनुलर सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये मैंने आपको आज के टॉपिक का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम अपनी मेन डायग्राम की तरफ आते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो एनुलर सिलेंडर है उसका जो इनर रेडियस है, ये वाला, मैं रेड कलर में इसको करता हूँ, ये है R1 और जो आउटर रेडियस है ये है R2 और जो हमने इसकी बॉडी के अंदर एक बारीक सा सिलेंडर फर्ज किया है उसका रेडियस है स्मॉल r और इसकी विड्थ कितनी है dr। मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ। इनर रेडियस, एनुलर सिलेंडर का इनर रेडियस कितना है R1, आउटर रेडियस कितना है R2। जो हमने एनुलर सिलेंडर की बॉडी के अंदर हमने एक बारीक सा सिलेंडर फर्ज किया है, थिन सा, इसका रेडियस है स्मॉल r और इसकी थिकनेस है dr। अब हम जो एनुलर सिलेंडर हमने मेन सिलेंडर फर्ज किया है उसकी डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होती है जी? डेंसिटी का मतलब होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। सिलेंडर की जो लेंथ है, फर्ज कर लें इसकी लेंथ है कैपिटल L, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ये है कैपिटल L। तो जो हमने अंदर एक बारीक सा ब्लैक कलर का सिलेंडर फर्ज किया था उसकी भी जाहिर बात है लेंथ इतनी ही होगी, यानी कैपिटल L। अभी हम सिलेंडर की डेंसिटी लिख रहे हैं। डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ये वाला एरिया। ठीक है। अब एरिया कौन सा आएगा इसको ज़रा गौर से समझने की ज़रूरत है। मैंने इसको फिल तो सारा कर दिया, असल में ये सारा नहीं है। एरिया कौन सा आएगा हमारी कैलकुलेशन के अंदर? ये
जिसको मैं अभी अभी फिल कर रहा हूँ। सिलेंडर का जो एनुलर सिलेंडर है, जो मेन सिलेंडर है, उसका मैस तो इतने हिस्से पे है ना, अंदर वाला रीजन तो खाली है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो हमने इतने हिस्से का, जिसको मैंने रेड किया है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो अगर मैं पूरे बड़े सर्कल का एरिया लिखूं तो इसमें रेडियस कौन सा आएगा? बड़ा रेडियस आएगा R2। और अगर मैं छोटे सर्कल का एरिया लिखूं, जो ये अंदर वाला खाली है, इसमें रेडियस आएगा R1। तो बड़े एरिया में से अगर मैं अंदर का खाली जो एरिया है उसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो वाला एरिया आ जाएगा जो रेड कलर में मैंने फिल किया हुआ है। अब आप गौर से देखिएगा कि एरिया की जगह हमने क्या लिखा है। एरिया की जगह हमने लिखा है ये बड़े सर्कल का एरिया था पाई R2 का स्क्वायर, छोटे सर्कल का जो अंदर से खाली है उसका एरिया था पाई R1 का स्क्वायर। तो हमने बड़े सर्कल के एरिया में से अंदर का जो खाली एरिया था उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास रेड कलर में जो मैंने अभी अभी फिल किया था इतने हिस्से का एरिया आ जाएगा। जाहिर बात है हमने सिर्फ उतने हिस्से का ही एरिया लिखना था जिसमें एनुलर सिलेंडर का मैस है। तो इसलिए हमारे पास डेंसिटी का ये फार्मूला बन गया। अब सिंपली क्या किया है, अब आपने नीचे वाली जो टर्म है सारी की सारी उसको यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास टोटल मैस ऑफ एनुलर सिलेंडर का ये फार्मूला बन गया। अब हम बात करते हैं उस सिलेंडर की जिसको हमने ब्लैक कलर में अंदर फर्ज किया था, जिसका रेडियस स्मॉल r से जाहिर किया गया है और जिसकी थिकनेस dr से जाहिर की गई है। ठीक है, तो इसका मैस क्या होगा? आप इसकी भी डेंसिटी का अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो डेंसिटी तो जाहिर बात है रो से ही जाहिर की जाएगी, क्योंकि ये उसी बड़े सिलेंडर के मैस के अंदर हमने थोड़ा सा हिस्सा कंसीडर किया है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो होगा मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो ब्लैक कलर का सिलेंडर हमने फ़र्ज़ किया था, इसके मैस को dm से जाहिर कर दें और इसके वॉल्यूम को dv से जाहिर कर दें। अब यहाँ से dm किसके इक्वल आ जाएगा, इसको dv को उस तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास dm ये बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि dv यानी ब्लैक कलर का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर आप गौर करें तो अगर मैं ब्लैक कलर के सिलेंडर को अलग से इमेजिन करूं और इसको, ये मैं ब्लू कलर में आपको बता रहा हूं, इसको मैं किसी एक साइड से कट करके सीधा करूं तो ये तकरीबन कुछ इस तरह की शीट बनेगी जो मैं अभी अभी बना रहा हूं। पहले मैं ऐसा करता हूं, ब्लैक कलर का सिलेंडर अलग बनाता हूं। ये देखें, ये ब्लैक कलर का सिलेंडर था जो हमने अंदर कंसिडर किया हुआ है। इसकी कोई ना कोई विड्थ भी है, इसकी विड्थ को या थिकनेस को हमने किससे जाहिर किया था, dr से। अब ऐसा करें, इस ब्लैक कलर के सिलेंडर को किसी एक कॉर्नर से कट करके इसको ओपन करें। आप ये समझ लें कि आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है, उसको आपने एक साइड से कट करना है। जैसे टिन पैक होता है ना कोक का या किसी भी इस तरह की चीज़ का, उसको लेंथ के अलोंग कट करके अलग करें। उसको जब आप सीधा करेंगे तो वो एक सीधी शीट की शक्ल इख्तियार कर लेगा इस तरह। अब इस शीट की जो विड्थ है वो ये होगी। जो इस शीट की थिकनेस या विड्थ है ये बिल्कुल वही है जिसको आपने dr का नाम दिया था। सो थिकनेस इज इक्वल टू dr। इसकी ये वाली लेंथ क्या है, ये वाली, इसको हम कैपिटल L कह चुके हैं, दिस इज़ लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो तीसरी चीज़ हमारे पास जो रह गई है वो है इसकी विड्थ, ये वाला डिस्टेंस जिसको मैं अभी अभी ग्रीन कलर में फिल कर रहा हूँ। अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल वही डिस्टेंस है जो इस सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, क्योंकि इसको हमने काट के सीधा किया हुआ है। और सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। यहाँ r कौन सा आएगा, r आएगा इस ब्लैक कलर के सिलेंडर का इनर रेडियस। जी बच्चों, मुझे बताएं आपको इस बात की समझ आ गई है?
जी सर। तो मुझे ये बताएं कि इस शीट का मास जहाँ जहाँ पर मौजूद है, अगर मैंने उसका वॉल्यूम लिखना हो, जिसको हमने अपनी कैलकुलेशन में डी वी से जाहिर किया हुआ है, तो वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2πr इंटू एल इंटू डी आर। इसमें किसी एक वैल्यू को, इसे हम फ़र्ज़ करें लेंथ कह देते हैं, इसे हम विड्थ कह देते हैं, और डी आर को हम थिकनेस कह देते हैं। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ये आपके पास इस ब्लैक कलर के सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। तो अब आप गौर करें, यहाँ पर हमने वॉल्यूम की जगह एग्जैक्टली वही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, और डेंसिटी वैसे के वैसे आ गई। तो ये आपके पास जो dm है, ये सिर्फ उतने हिस्से का मास आया है जो इस डायग्राम में ब्लैक कलर में हमने सिलेंडर फर्ज किया था। अब एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम जानते हैं, रोटेशनल इनर्शिया। अब रोटेशनल इनर्शिया, अगर मैं इस ब्लैक कलर के शेल को एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इर्द गिर्द रोटेट करूं, तो मेरे पास रोटेशनल इनर्शिया का बेसिक फार्मूला आएगा मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो ये रोटेशनल इनर्शिया किसका आ गया? ये रोटेशनल इनर्शिया जो अंदर हमने ब्लैक कलर का एक शेल फर्ज किया है, एक सिलेंडर फर्ज किया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। जब आप मास की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और उसको आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एग्जैक्टली ये बन जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि डी आई जिसका हमने नाम रखा है, ये किसका रोटेशनल इनर्शिया है? ये रोटेशनल इनर्शिया है ब्लैक कलर के सिलेंडर का। अब चूंकि ये सिलेंडर अंदर से खाली है, इसलिए इसे हम शेल भी कहते हैं। अब इस एक ब्लैक कलर के सिलेंडर से, इस एक ब्लैक कलर के, ये वाला जो सिलेंडर है, इस एक ब्लैक कलर के सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया को यूज़ करके हम पूरे बड़े एनुलर सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया निकालने लगे हैं। उसके लिए सिंपली क्या करना है, इंटीग्रल ऑपरेटर अप्लाई करना है और अपनी इंटीग्रेशन को शुरू करना है R1 से और एंड करना है R2 तक। यानी वेरिएबल यहाँ पर क्या है? रेडियस। तो आप गौर करें, हमारी इनिशियल या लोअर लिमिट क्या है? R1 और अपर लिमिट है R2। अब ये आप देखें 2 रो पाई एल, इनको बाहर क्यों लिखा है? क्योंकि ये चारों जो चीज़ें हैं ये कांस्टेंट है, इनका इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं है। आगे इंटीग्रल के आगे आर क्यूब है, यहाँ पर पावर फार्मूला लगाया तो आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो आपके पास ये आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम जानते हैं इनको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में। जी सर। तो यहाँ पर चूंकि पावर 4 है, तो फिर एक दफ़ा माइनस और प्लस में जब हम लिखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसकी पावर 2 बनेगी। ठीक है जी बच्चों, समझ आ गई? ठीक है सर। ओके, अब आप गौर करें, ऊपर चल के हमने कैपिटल एम का एक रिलेशन बनाया था, ये वाला। ये जो कैपिटल एम का रिलेशन है, अगर हम गौर करें तो ये सारा का सारा, मैं आपको जूम आउट करके इकट्ठा दिखा देता हूँ, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर रो इंटू एल, पाई, एक पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर और एक रो और एक एल, इन सब की जगह हम पुट कर देंगे टोटल मास ऑफ एनुलर सिलेंडर, जिसे हमने इस क्वेश्चन के शुरू में कैपिटल एम से जाहिर किया था। यानी आपने ये किसकी जगह पुट किया है? आपने इन सब की जगह कैपिटल एम पुट कर दिया है। तो ये आपके पास रोटेशनल इनर्शिया आ गया किसका? एनुलर सिलेंडर का। अब आगे हम अपना मेन काम करने लगे हैं, स्पेशल केसेस डिस्कस करने लगे हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं फ़र्ज़ कर लूँ कि R1 0 है, तो बताएं R1 0 होने का मतलब क्या है? कि एनुलर सिलेंडर का अंदर वाला जो खाली हिस्सा है वो भी भरा हुआ था, यही मतलब होगा ना।
जी सर। इसका मतलब है ये जो एनुलर सिलेंडर है ये सॉलिड सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम R1 को 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हम R1 को 0 कंसिडर कर लेंगे इसका मतलब है हम किस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सो R1 को 0 पुट कर दें। जब आप R1 की जगह 0 पुट कर देंगे और R2 की जगह आप जनरल R ही यूज़ कर लें, यानी जो फाइनल बड़ा रेडियस था उसको हमने R ही कह दिया, तो ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर बन गया जिसका रेडियस है कैपिटल R और ये अंदर से फिल्ड है। यहाँ स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर उसने लिखा नहीं है। तो R2 की जगह आपने R पुट कर दिया तो आपके पास रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया हाफ mR²। इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपने हॉलो सिलेंडर फर्ज करना है, हॉलो सिलेंडर जो अंदर से पूरा ही खाली है, तो आप मेन डायग्राम की तरफ आएं। अगर मैं फर्ज करूं कि R1 को बढ़ाते जाएं और R2 के इक्वल कर दें, तो जब मैं R1 को बढ़ाता जाऊंगा इसका मतलब है मैं अंदर का जो एम्प्टी रीजन है उसको बढ़ा रहा हूं, और जब अंदर का एम्प्टी रीजन बढ़ते बढ़ते रेडियस R1 R2 के इक्वल आ जाएगा तो आपके पास एनुलर सिलेंडर की ये जो इतनी सारी विड्थ थी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये जो एनुलर सिलेंडर है ये सारा का सारा एम्प्टी हो जाएगा, अंदर से कोई भी अंदर विड्थ नहीं बचेगी। ऐसे सिलेंडर को हम क्या बोलेंगे, हॉलो सिलेंडर या शेल। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। इसका मतलब है R1 को R2 के इक्वल कंसिडर करें और उसकी जगह R ही पुट कर दें तो आपके पास हॉलो सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसलिए हमने दोनों की जगह R ही पुट कर दिया और ये एम्प्टी सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया आ गया। जब आप इनको ऐड करेंगे 2R² हो जाएगा और वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपके पास रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा सिर्फ mR²। जी बच्चों, पता चल गया सबको? सर हमने सबसे पहले वॉल्यूम भी फाइंड किया है रोटेशनल इनर्शिया का, जिसका हमने नाम दे दिया है। वॉल्यूम फाइंड किया कहाँ पे? वॉल्यूम नहीं हुआ, वो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। हाँ वो वॉल्यूम, वो तो डेंसिटी का हम लिख रहे थे ना फॉर्मूला। ये देखें, यही है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। नहीं, नीचे सर रोटेशनल इनर्शिया ऑफ शेल जहाँ लिखा हुआ है, जिसको हमने DI का नेम दे दिया है। ये वाला? जी सर। तो इसमें जो हम वॉल्यूम लिख रहे थे, वॉल्यूम की वैल्यू तो हमने पुट की थी अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। आप ये समझ लें कि हम वॉल्यूम को रेडियस की शक्ल में लिखना चाहते थे। ये जो रेडियस है ये वाला, ताकि हम इंटीग्रल ऑपरेटर जब अप्लाई करें तो आराम से हम इंटीग्रेशन कर सकें स्टार्टिंग फ्रॉम R1 टू R2। बेसिकली हम यहाँ पर मास ऑफ शेल कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। इसको हमने R की शक्ल में लिखा। जी समझ आ गई सबको? जी सर। मैं एक दफ़ा आपको स्क्रीन पर ये सारा दिखा रहा हूँ। इस तरफ हम गए थे, डायग्राम को थोड़ा ज़्यादा अच्छा करके हमने बनाया था समझने के लिए, और ये हमने उस ब्लैक कलर का जो शेल है जो अंदर हॉलो सिलेंडर एक स्ट्रिप सी कंसिडर की थी उसका वॉल्यूम निकाला था ताकि हम यहाँ पर पुट कर सकें। फिर हमने इंटीग्रेशन की और इंटीग्रल ऑपरेटर को अप्लाई किया R1 से लेकर R2 तक और आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। उसके बाद हमने दो स्पेशल केसेस किए। अगर R1 की जगह यानी इनर रेडियस की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, और अगर इनर रेडियस को बढ़ा के आउटर रेडियस के इक्वल कर देंगे तो ये हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक ये है और दूसरा ये है। ये था आपका आज का लेक्चर।
जी तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको डायग्राम्स बार बार बना के डिटेल में अच्छे से समझा सकूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।